देखिए, आईपीओ जब कंपनी आती है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर से बताती है ना। हमें देखना नहीं आता, वो अलग बात है। आपने जिन कंपनीज का नाम लिया, इनमें से मैक्सिमम पैसा जो इन्होंने रेज किया वो था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने का पैसा। आप पब्लिक वेरिएशन भी बना रहे हैं, आपको टीम के साथ भी बैठना है, तो क्या होगा कि अगर आप सबकी जगह स्टेपनी बनने लगे, जिस दिन आप नहीं, आपकी स्टेपनी कौन है फिर? बिकॉज बिना रेवेन्यू के बाकी सब चीज़ें गोल हो जाएगी एक दिन आके। बड़ा कड़वा सच मैं आज कैमरे पे बोल रहा हूँ कि सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। स्वागत है बी माई गेस्ट के इस एपिसोड में। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और मेरे साथ हैं मिस्टर वरुण सुराना, जो कि पिछले कुछ सालों से बिजनेस कंसल्टेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इनके साथ अपना पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के और पॉडकास्ट, नॉलेज रिलेटेड पॉडकास्ट सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप से, जो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि यूथ के बीच में बहुत कल्चर में है। शार्क टैंक जैसे शोज़ ने काफ़ी पॉपुलर किया। सो स्टार्टअप की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि आपका बिजनेस वाइबल हो और स्केलेबल हो। लेकिन जितने लोग स्टार्टअप करते हैं या ये गलत फहमी में रहते हैं कि वो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो अक्सर वाइबल तो ढूंढ लेते हैं लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं ढूंढते हैं। और स्टार्टअप की स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑटोमेशन के थ्रू आपका बिजनेस स्केल हो सके, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा कम हो और साथ का साथ आपका एक सिस्टमाइज प्रोसेस हो कि आपने एक एसओपी बनाया, उस एसओपी को फॉलो करके, लाइक जैसे आप मैकडी में जाते हैं, पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, स्टारबक्स में जाते हैं, सो आपको हर जगह सेम कॉफ़ी, सेम प्रेजेंटेशन, सेम इंटीरियर मिलेगा। सो वो उनका एसओपी है। सो स्टार्टअप हो गया ये चीज़। देन आ जाते हैं एमएसएमईज़ या एसएमईज़ क्या होते हैं। सो एसएमई और एमएसएमई बेसिकली ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आते हैं। सो माइक्रो कैटेगरी पहली होती है जिसमें गृह उद्योग आ जाते हैं, जिनका टर्नओवर एक बहुत बेसिक होता है। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं जो थोड़े से लार्ज बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं। और फिर एक लार्ज एंटरप्राइजेज होते हैं जहाँ पे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आ जाते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? स्किल्स, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज या फिर पैसा? सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए एक राइट माइंडसेट चाहिए, स्किल भी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्या शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं। को फाउंडर भी हो सकता है आपके साथ आए, हो सकता है कोई फैमिली का पार्टनर आ जाए, हो सकता है आप अकेले शुरू कर रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माइंड सेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको बिजनेस शुरू क्यों करना है? इसीलिए करना है क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए करना है क्योंकि आप जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को 9 to 6 काम नहीं करना, मैं अपना मर्जी का राजा बनना चाहता हूँ। या आपको ऐसा कोई मिथ्या है कि मेरे को क्योंकि खूब पैसा कमाना है इसलिए बिजनेस करना है, या मैं फ्रीडम चाहता हूँ। सो माइंडसेट क्या है? अगर ये सारे पॉइंट है जो मैंने बोले हैं हालांकि, तो आप गलत डायरेक्शन में जाके बिजनेस शुरू कर दोगे। आपको लगता है कि आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ेगा, यस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई टाइम की लिमिट नहीं है। हो सकता है आप रात को 2 बजे भी काम कर रहे हो। और जितने सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर से आप कभी भी स्टोरी सुनेंगे तो वो यही बोलता है मैंने 15 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, इनिशियल डेज में मैं रात रात भर जगता था। तो सुननी भी पड़ती है, कस्टमर की भी, टीम की भी, इन्वेस्टर की भी। जॉब में तो फिर भी आपको सुनाने वाला एक है, बिजनेस में सुनाने वाले अनेक होते हैं, क्योंकि सुनने वाले वहाँ आप अकेले बचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खूब पैसा बनाऊंगा, यस, पैसा बनाने की लिमिट तो जॉब में भी नहीं है, फ्रीलांसिंग में भी नहीं है। अगेन मैं बात करता हूँ, चाहे पैसा कमाना हो चाहे बिजनेस कमाना हो, ये सब एक टूल है। आपने बात करी एसएमईज की, एमएसएमईज की। सरकार की तरफ से एमएसएमईज और एसएमईज के लिए इतनी स्कीम्स आती है, जैसा हम ऑफ द माइक भी बात कर रहे थे, इतनी स्कीम्स आती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होती हैं, उनका पैसा जो है बेकार चला जाता है सरकार का। तो ये स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं? दूसरा, इतना हाइप होने के बाद भी हिंदुस्तान के यूथ में स्टार्टअप्स वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लेकिन यहीं पे कंट्राडिक्टरी है कि स्टार्टअप्स और एसएमईज में एक बड़ा डिफरेंस है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप बिजनेस को स्केलेबल, वाइबल बनाने की जगह पहले स्टार्ट करो। सो एसएमईज और एमएसएमईज का हाइप इसलिए नहीं है क्योंकि उसको प्रमोट करने वाले लोग नहीं है, उसमें ग्लोरिफिकेशन नहीं है। लेकिन असली धंधा, असली जॉब्स, असली पैसा तो वहीं है। स्टार्टअप्स इसलिए ग्लोरीफाइड हो गए क्योंकि हम अचानक से न्यूज़ सुनते हैं कि इसको 7,700 करोड़ की वैल्यूएशन मिल गई, ये यूनिकॉर्न बन गया। मीडिया भी सेलिब्रेट करता है, शार्क टैंक जैसे शोज़ आते हैं, कॉलेजेस में स्टार्टअप्स के कॉम्पिटिशन होते हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कीम्स भी है। बट प्रॉब्लम यह है कि फंडामेंटल गैप्स आ जाते हैं। पीपल थिंक कि एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना भी स्टार्टअप है,
यस इट कैन बी ए स्टार्टअप अगर आपके दिमाग में डे वन से प्लान है कि मुझे इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाना है, कोको मॉडल जाना है, कोफो मॉडल जाना है, 100 स्टोर खोलने हैं, 50 स्टोर खोलने हैं, मैं खोल दूंगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, वो नहीं है। बट एक रेस्टोरेंट खोल दिया, एक कैफे खोल दिया, क्योंकि आपने एक दूसरे कैफे में बैठ के कैलकुलेशन लगाया 25 का सैंडविच है 100 में बिकता है, 75 रुपये में फायदा, वो स्टार्टअप नहीं है। दूसरा वही बात एसएमईज और एमएसएमईज की, गवर्नमेंट स्कीम्स की या सब्सिडीज़ की। सो यस शायद इतनी स्कीम्स है कि मैं नाम नहीं ले पाऊँ, और इतना पैसा है इन सारे सेक्टर्स में क्योंकि आप रियल बिजनेस करते हैं, है ना, यहाँ आप पैसा जलाते नहीं हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्टअप्स के अगेंस्ट या स्पेशली फंडिंग वाली पार्ट होती है उसके मैं अगेंस्ट इसीलिए जाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से ये देखता आया हूँ कि हमारे देश में जितने लार्ज एंटरप्राइज हैं वो हमेशा बोलते हैं कि योर कस्टमर इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टर। वो रिकरिंग देगा, वो फीडबैक देगा, वो आपको क्वेश्चन करेगा, वो आपको क्रिटिसाइज करेगा। स्टार्टअप फंडिंग बेसिकली इट्स अ बिजनेस ऑफ सम वीसीज एंड सम एंजल इन्वेस्टर कंपनीज। वो जो पैसा आता है उससे किसको किसका बेनिफिट होता है वो हम सब जानते हैं। और अल्टीमेटली मैं आपको बोल दूँ कि 100 रुपये का आइटम आपको 80 रुपये में बेचना है, जिसके लिए आपको 120 रुपये मार्केटिंग का खर्चे का बजट मिलेगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इफ़ यू गेट दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ ऑर्डर फ्रॉम समवन कि बस यू हैव अ बजट ऑफ 120 रुपीज़ टू स्पेंड to tell that you have this product in 80 rupees which is actually costing you 100 rupees. So instead of making profit you are making loss and then 120 का उसके ऊपर मार्केटिंग स्पेंड आप कर रहे हो। आप अभी स्टार्टअप्स के बुक्स देखना कभी फंडेड स्टार्टअप्स की, क्यों ये 5-5, 7-7, 8-8 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। मैं आपसे सीधी सी भाषा में बात पूछता हूँ, अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो यूर ए हीरो और यूर ए पर्सन नॉट टू सेलिब्रेट। क्या हैं आप, हीरो तो नहीं कह जाएंगे उस केस में। पेरेंट्स भी शायद कह देंगे कि यार तुझसे नहीं हो रहा, जॉब कर ले। सोसाइटी भी कहेगी कि आप फेल हो। बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सर्टेन मीडिया ने इन हीरोज को बनाया किसे, जो फेलियर्स हैं एक्चुअली, बिकॉज पीआर लिंक्स, पीआर एजेंसीज ये सब काम करती है ग्लोरिफिकेशन का। बड़ा कड़वा सच मैं आज कैमरे पे बोल रहा हूँ कि सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। सो ओवर हाइप बना के आप किसी को बोलेंगे कि साहब ये आपका आइडल है, तो आप जा ही गलत दिशा में रहें, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उसकी लग्जरी लाइफ दिख रही है, तो सबको लगता है मेरे पास भी 2000-5000 करोड़ की फंडिंग आएगी, चलो छोड़ो, अपने को 2 करोड़ की भी फंडिंग आ गई तो अपनी गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, बढ़िया मोबाइल आ जाएगा, ऑफिस में पार्टी होगी, बरमूडा टी शर्ट में जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉस दिस बरमूडा टी शर्ट कल्चर और दिस बरमूडा टी शर्ट गैंग इज द मोस्ट डेंजरस गैंग इन दिस कंट्री। आप सूट पहन के नहीं सोते हैं ना, क्यों नहीं सोते हैं? आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ड्रेस कोड। आपने इस देश के किस बड़े बिजनेस ऑनर को देखा जो बरमूडा टी शर्ट में आपको काम करता हुआ नजर आया? आप रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, आप काम करने के मोड में होते हैं, सबका अटायर होता है। हम शादी की ड्रेस तो रोज नहीं पहन रहे हैं। सो ये माइंड सेट का पूरा गेम है। बट क्या होता है, हम थोड़े से बोलते हैं ना लिबरल हो गए हैं, और इस तरह की थॉट आ गई, कपड़ों से ये नहीं होता है, आपका सिटिंग स्टाइल से ये नहीं होता, आप ज़मीन पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। बॉस नहीं कर सकते। आप और मैं जब बच्चे थे ना, तब भी हमारे घर वाले बोलते थे कि अगर घर में कुर्सी टेबल नहीं है तो एटलीस्ट चौकी लेके पढ़ाई कर, सीधा बैठ के पढ़। बट आप अभी आप ऑफिसेज में जाएंगे तो आपको बीन बैग मिलेगा कि आप लेट के काम कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ मिलेगी। स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिसेज को इस तरह से बना दिया दैट दिस इज अ फन प्लेस टू वर्क। सो पीपल आर ओके टू हैव लेस सैलरीज बट दैट काइंड ऑफ एमिनिटीज़, क्योंकि उन्होंने ऑफिसेज की एक अलग ही इमेज बना रखी है। बट आप अगर देखोगे ना, इस देश के या दुनिया के जो बड़े टॉप लीडर्स हैं, मार्क ज़करबर्ग को देख लो आप, एलन मस्क को देख लो आप, ये भी जब आपके देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं ना, तो ये बिजनेस सूट में नजर आते हैं टी शर्ट की जगह। सो इफ दे आर डूइंग, दे आर नॉट बेवकूफ़ पीपल। हमारे देश में, भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पॉपुलेशन गेम अगर हम कहें तो पॉपुलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन माइंड बहुत पीछे है, इंडियन माइंड बहुत डेवलप है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी पूछ है। लेकिन हम इतना कुछ होने के बाद भी, पैसा भी है, इकोनॉमिकली भी हम 5th नंबर पर हैं दुनिया में, उसके बाद भी हम क्या मिस कर रहे हैं कि हम अभी तक शायद उस एक्यूरेसी को नहीं पा पाए हैं? उसके पीछे मैं आपको 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल दूंगा। उसके पीछे ना फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है या कोई एक सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। आप जर्मनी में जाएंगे, जापान में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, तो वहाँ पे अर्ली एज से बच्चों को वोकेशनल स्किल डेवलप करवाई जाती है। बच्चा वहीं से पैसा कमाना सीख जाता है, या उसको एटलीस्ट उसका माइंडसेट दे दिया जाता है कि ताकि वो पैसे की इंपॉर्टेंस समझे।
दूसरा, उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ में, किसी भी बच्चे की लाइफ में। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो गए, बट अगर आप पिछले वाली एजुकेशन पॉलिसी को उठा के देखेंगे तो फाइंड कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को नहीं मिलता है, तो माइंडसेट कभी खुलता नहीं है। दूसरा, हमारे इंडियन सिस्टम में पेरेंट्स भी दो चीज़ों के लिए पैसा जोड़ते हैं, बच्चे की पढ़ाई, सो वो कॉलेज की फ़ीस भरेंगे, दूसरा उसकी शादी, वो शादी करेंगे, उसके बीच में जो उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए वो थोड़ा नहीं मिल पाता है। हम बोलते हैं कि आप किसी भी सफल बिजनेस ओनर से पूछिए, वो बोलेगा मैंने सड़क पे जो सीखा वो कॉलेज में नहीं सीखा। मैं कॉलेजेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा से आपको समझ आती है ना, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उस पढ़ी हुई चीज़ को जाके एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करेंगे उसका आपको रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप शुरू हुआ, कॉलेजेस ने कई इनिशिएटिव लिया कि बच्चा ताकि प्रैक्टिकल जाके सीखे, बट बच्चों ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया। एंड पीपल ऑल्सो फाउंड इट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। कि ठीक है 5,000 रुपये दे सर्टिफिकेट दे देंगे, या चल ठीक है 1.5 महीना काम कर सर्टिफिकेट दे देंगे। उसको बोल ठीक है पैसा तो मिल नहीं रहा है या नाम मात्र का मिल रहा है तो ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं। मतलब दिस इज़ द गोल्डन टाइम वेयर वी लर्न एट अदर्स रिस्क। इंटर्नशिप में आपने कोई गलती भी की तो उसका हर्जाना कंपनी भर रही है, आप नहीं भर रहे हैं। बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ अभी भी पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा अबव एवरेज है, वो क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में है या टॉप 10% स्टूडेंट्स में है, उसे जो पढ़ना है पढ़ने दीजिए, जो करना चाहता है वैसा करने दीजिए, आपकी जो भी सक्षमता है उसके अनुसार। लेकिन अगर बच्चा टॉप 10% में नहीं है, आप मान के चलिए आपके घर में हीरा बनने की पूरी पूरी संभावना है, उसको सड़क पे छोड़िए, उसे मार्केट में जाइए, एक्सपोजर दीजिए। उसको 10 लाख रुपए का अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स करा रहे थे, एक ग्रेड नीचे का कॉलेज पकड़िए 8 लाख 7 लाख की फीस में, और उसे 2-3 लाख रुपए दो, बोले ये 3 लाख रुपए तेरे बिजनेस एक्सपेरिमेंट पे, तो जलाएगा तो ठीक है, तू कमाएगा तो ठीक है, जरूरी नहीं वो उससे बिजनेस करे, बट वो जो लर्निंग उस बिजनेस के दौरान लेगा, जब वो नेगोशिएट खरीदेगा, खरीदते टाइम वो सप्लाई चेन समझेगा, वो लॉजिस्टिक्स समझेगा, वो सेल्स में कम्युनिकेशन समझेगा, वो जो स्किल सीखेगा उसको बेचने और ख़रीदने के दौरान, वो चाहे जॉब करे चाहे फ्रीलांसिंग करे, उसको लाइफ टाइम काम आएगी। सो ये एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। आप सुनेंगे ना कई बार तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम पहले मैकडी में पोंछा लगाते थे साहब, हमने यूएस में अखबार बांटा। ये सब क्या था? ये मैं आपको एक इंडिया के एक कॉलेज का नाम बताता हूँ, मास्टर्स यूनियन करके एक दिल्ली या मुंबई, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है ठीक से। उनका ISB से भी ज़्यादा फीस है, 40-50 लाख रुपए लेते हैं वो प्रैक्टिकल MBA के नाम पे, बट MBA का एक्चुअली डिग्री नहीं होता, इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स। व्हाट दे टीच, वो बोलते हैं जाओ लोकल मार्केट से सामान खरीदो, शाम को किसी प्रीमियम एरिया में जाके उसको बेचो, कंटेंट क्रिएट करो, वेबसाइट बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग करो। सो एट द एंड ऑफ योर फाइनल ईयर आपके पास रेज्यूमे में क्या क्या कोर्स किया लिखने के साथ साथ आपके पास ये होगा कि मैंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा गवाया, ये बिजनेस से सीखा। आपके रेज्यूमे में ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस ऐड हो जाती है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू स्पेंड 40 लाख रुपीज़ एंड 50 लाख रुपीज़, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, ऑब्वियसली उतना उनके पास भी सीट्स नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे इस तरह के बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होंगे जहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट देश में आएंगे और कम फीस में भी कुछ लोग ऐसा एक्सपोजर देंगे। बट जितना आप कर सकते हैं उतना तो करिए। हम बच्चे को सीधा बोलते हैं दुकान पे आके बैठ जा या मेरी फैक्ट्री में आके बैठ जा। आप उसे बोलो ना कि ये 20,000 रुपये तेरे लिए हैं, तेरे को क्या करना है कर, या जा इस 20,000 से माल खरीद के जा, बाद में बताना कि यार ये तू जो 20 में लाया है मैं 10 में जाता था, इसको लाने का ये तरीका है। उसको गलती करने का स्कोप तो दीजिए कम से कम। नहीं करेगा, सीखेगा नहीं तो कैसे करेगा? सो ये एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि 10th 11th के बाद से बच्चों को दे देनी चाहिए। इतना समझदार वो हो जाता है क्योंकि वो पॉकेट मनी सोच समझ के खर्च कर रहा होता है, उसे कहाँ खर्च करनी है, 30 तारीख तक कैसे चलानी है उसे पता होता है। सो आप उसे वहीं पे टास्क दे दीजिए। आप घर में छोटे छोटे फाइनेंशियल टास्क उसको दीजिए, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग उसको दीजिए कि ठीक है ये घर चलाने की जिम्मेदारी अभी मम्मी की थी, ये 1 महीना तू चला भाई, कम पड़ गया तो आप हो ना पीछे, बट उसको रिस्क तो लेने दो कि भाई ये महीने भर में घर कैसे चलाते हैं। वो एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अभी तक उतना एक्सपोजर नहीं ले पा रहे क्योंकि बच्चे डरते हैं। माँ बाप ने पढ़ाई में पैसा लगा दिया, माँ बाप ने ज़िंदगी में बड़ा करने में पैसा लगा दिया, गाड़ी दिला दी, मोबाइल दिला दिया, अब बिज़नेस में 10 लाख रुपए और दिए और उसके बाद फिर पिताजी ने ये भी कह दिया कि देख लोन लेके दिया, जो था सब दे दिया, डुबाना मत। बच्चा डरता है, बोले छोड़ो यार, अपन तनख्वाह लेंगे, नौकरी करेंगे, मस्त रहेंगे, या अपने को इतनी रिस्क नहीं लेनी। तो रिस्क लेने जितनी फंड आपको छोड़ देनी चाहिए,
वो एक बहुत बड़ा शायद मददगार फैक्टर हो सकता है। ये भी अगेन वही चीज़ है, क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं, सबके साथ सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, बट मेजरली ये हो सकता है। 10th 11th के बाद आते आते बच्चे को ये एक्सपोजर देना शुरू कर देना चाहिए। इंटर्नशिप पे एटलीस्ट आप उसको समर्स में भेज दो, शाम को 1 घंटा उसको बोलो तो ट्यूशन पढ़ा, तो क्राफ्ट की क्लास है, कुछ तो करे जिससे वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पे आए। अच्छा, एक मेंटालिटी ये भी होती है कि जैसे किसी ने, सपोज करी मैंने ही एक स्टार्टअप शुरू किया और उस स्टार्टअप में वो कुछ भी, चाहे उसका वो रहा हो, मेंटालिटी उसकी रही हो या वे कुछ भी सोच रहा हो कि यार एक आदमी होता है जिसने स्टार्टअप में शुरू किया है, एक आदमी वो टेक्निकल भी वही संभाल लेगा, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट भी वही संभाल लेगा, एडवर्टीजमेंट में पेपर भी वही कर लेगा, टीवी भी वही कर लेगा, सारे होर्डिंग्स भी वही देख लेगा, उस पर ध्यान लगा लेगा, और मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर भी देख लेगा, टेक्निकल तो वो कर ही रहा है, सेल्स भी वो कर लेगा। तो एक ही आदमी जब सारे काम करने लगता है तो अब ये सही है या गलत है, या एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए और जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, उन फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, उनको वो काम दे देना चाहिए? अकेला चना बढ़ नहीं फोड़ सकता है। राइट। ये बिजनेस में बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए बात को। अगर आपके पास बजट नहीं है टीम को रखने का, इनिशियल डेज में आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास काम का लोड भी ज़्यादा नहीं होता है। बट जब बिजनेस स्केल होना शुरू होता है और आपको लगता है कि अभी इतना भी काम नहीं है कि मैं किसी को रख लूँ, या तो पार्ट टाइम रख लीजिए, फ्रीलांस करवा लीजिए, किसी एजेंसी को हायर कर लीजिए, बट प्लीज़ हायर द पीपल और अ टीम हु इज़ capable of doing right things in that particular department. Right. एक बिजनेस ऑनर का काम या एक फाउंडर डायरेक्टर का जो एक्चुअल काम होता है वो होता है बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। उस बढ़ाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू जनरेशन। धंधे में पैसा आएगा तो स्टाफ भी आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो मार्केटिंग भी हो जाएगी, इंफ्रा भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। सो योर प्राइमरी जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द रेवेन्यू। सो इनिशियल सेल्समैन आपको बने रहना पड़ता, कई जगह पे एंड तक भी आपको सेल्समैन ही बनना पड़ेगा या उसका टीम लीडर बनना पड़ेगा कि आपके अंडर में भले 50 लोगों की सेल्स की टीम काम कर रही है या 5 CEOs हैं जो सेल्स संभाल रहे हैं या VP कैटेगरी के लोग हैं जो सेल्स संभाल रहे हैं, बट उनकी सेल्स को मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज बिना रेवेन्यू के बाकी सब चीज़ें गोल हो जाएगी एक दिन आके। सो प्राइमरी आपका फंडामेंटल काम जो है वो होता है रेवेन्यू का ध्यान रखना। उसके बाद उस रेवेन्यू का सही यूटिलाइजेशन हो सके उसके लिए सही लोगों को लाना, और अगर कहीं गलती से कोई लोग गलत आ जाए तो भांपते ही उन्हें वापस आज़ाद कर देना। ये एक बिजनेस ओनर का प्राइमरी रोल होता है। सो अगर आपको लगता है कि मैं पैसा बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि वो एक कहावत है कि पाउंड वाइज पेनी फुलिश की कहावत सुनी होगी आपने, सॉरी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सो वो नहीं करना चाहिए, कभी कभी इसमें बड़े नुकसान हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि हर आदमी के पास एक एक्सपर्टाइज होता है और हर आदमी 1, 2, 4 डायरेक्शन में फोकस कर सकता है। सो आपका पॉलिसी प्लानिंग, रेवेन्यू, ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब फोकस में है। आप पब्लिक रिलेशन भी बना रहे हैं, आपको टीम के साथ भी बैठना है। तो क्या होगा कि अगर आप सबकी जगह स्टेपनी बनने लगे, जिस दिन आप नहीं है आपकी स्टेपनी कौन है फिर? वो तो बैकअप नहीं है। आपको लगता है चलो 4 दिन अकाउंटेंट छुट्टी पर गया तो मैं अकाउंटिंग कर लूँगा, फिर 4 दिन के बाद रियलाइज होता है इसको तनख्वाह दूँ क्यों, मैं ही कर लूँगा। ठीक है, अब आप 4 दिन के लिए छुट्टी पर जाइए, हु इज़ डूइंग सेल्स व्हेन यू आर नॉट देयर? तो सेल्स की टीम लगा दी साहब, तो उसको मॉनिटर करने के लिए तो आप चाहिए हो वापस। सो आपका मेजर फोकस होना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन पे कि बिजनेस में कैसे पैसा बढ़ सकता है, क्या क्या मॉडल डेवलप किए जा सकते हैं जिससे कि ये पैसे की आवक बनी रहे। क्योंकि बिजनेसेस जो आपने सुना होगा इंडिया में 10 में से 9 बिजनेसेस विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स फेल हो जाते हैं। और एक कहावत है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जो बिजनेस के पुराने लोग उन्होंने सुना होगा कि 1000 डेज़ का गोल्डन रूल होता है कि अगर आपने 1000 डेज सर्वाइव करिए तो फिर आपकी मौत आसानी से नहीं होती है बिजनेस में। वो 1000 डेज जीने के लिए ये पेशेंस होना जरूरी होता है। उस 1000 डेज में आपका मेजर काम होता है आप रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि कैश फ्लो जब टूटता है तो सारी चीज़ें टूट जाती है। आपके पास स्टाफ को देने के पैसे नहीं होंगे, तो पैसे नहीं होंगे तो आपके पास स्टाफ नहीं है तो काम कौन करेगा? अब स्टाफ नहीं है तो आप काम कम करेंगे, रेंट घटा देंगे। तो बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा बनाने के लिए पैसा बचाना नहीं चाहिए, उसके लिए पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए। सो ऑटोमेटिक पैसा बन जाएगा। फिर बेसिकली आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि चलो सर्वाइव करना, अगले महीने एग्जैक्टली सर्वाइव करना। हाँ, अरे यार उसको क्यों दे, चलो अपन ये कर हाँ। तो लेते वो हैं। मैक्सिमम लोग ना सेल्फ एम्प्लॉयड के ट्रैप में होते हैं। मैं भी बहुत समय तक उसी में था कि सबकी सैलरी हो गई, तनख्वाह हो गई, अब जो बचा वो मेरा। तो वो मेरा के चक्कर में मैं तो हमेशा लास्ट
प्रायोरिटी पर हो गया। जिसने सबसे ज़्यादा रिस्क ली, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम दिया, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये गलत डायरेक्शन है। मैंने भी शुरू के कई सालों तक ये गलती की, मैं बड़ा ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, बोलता हूँ कि ये गलती मत करें। अच्छा, अपन ने बेसिक्स पे भी बात कर ली, क्या सही डायरेक्शन होता है, कैसे शुरू करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं, सबके आईपीओज आ गए हैं, को बहुत हमने आईपीओज देख लिए हैं। तो ये आईपीओज की जो दुनिया है, जो लिस्ट होना चाह रहे हैं, ये सच में इनका कोई ग्राउंड है, कोई बेस है, या सिर्फ बबल है? क्योंकि बीच में 2-4 आवाज़ें आती रहती, बबल है, बबल है, बबल है। हमने पेटीएम का भी एग्जाम्पल देखा, हमने नायका का एग्जाम्पल भी देखा। तो ये क्या है, ये असलियत क्या है? देखिए, आईपीओ जब कंपनी आती है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर से बताती है ना। हमें देखना नहीं आता, वो अलग बात है। या हम अगेन वही फैब्रिकेटेड स्टोरीज पढ़ रहे थे कि साहब फंड आएगा तो उससे ये कंपनी बड़ी होगी। आपने जिन कंपनीज का नाम लिया, इनमें से मैक्सिमम पैसा जो इन्होंने रेज किया वो था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने का पैसा, यानी कि उन्हें पैसा देने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो जो प्राइमरी इन्वेस्टर है वो निकलना चाह रहा था। और एक होता है जब वो कंपनी बताती है कि साहब हम इससे ये स्केलेबिलिटी करेंगे, ये प्रोडक्ट लाइन डेवलप करेंगे, ये मशीन लगाएंगे, इतना बिजनेस बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आईपीओ क्यों ला रहे हैं। आदमी फंसता वही है, उसको क्या लगता है कि यार मैं पेटीएम रोज सुन रहा हूँ, मैं जोमेटो रोज यूज़ कर रहा हूँ, ये कंपनी तो बढ़िया है। आपने कभी पिछले 3 साल का उसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस नहीं देखा। जो कंपनी पिछले 3 साल से पैसा बना नहीं रही है, पैसा जला रही है, पैसा माइनस में जा रहा है, उसको आप और पैसा दे दोगे तो क्या करेगा? या तो उधार चुकाएगा या पुरानी आदतों को फिर से दोहराएगा, या अगर बना भी जाएगा तो उसको 2-4-5 साल समय लगेगा। उतना पेशेंस पीरियड नहीं होता है। सो पहली चीज़, देश की ग्रोथ को आईपीओ से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग सेगमेंट हो जाता है। मैं बात करूंगा बिजनेस में सेल कितना हो रहा है, देश में सेल कितना हो रहा है, उसका अगर आपको करेक्ट फिगर पे जाना है तो आप ये देखिए कि देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई, इनकम टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ गया, और उससे इंपॉर्टेंट जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रो हो रहा है क्या। क्योंकि जो कुछ आप कहीं से खरीद रहे हो, चाहे बिल से चाहे बिना बिल से, 95% प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो जीएसटी रख के निकलता है। वो चाहे रॉ मटेरियल के रूप में निकले, चाहे किसी मशीन से निकले, फैक्ट्री से निकले। तो जो जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन किस बात पे होता है कि कंपनी ने इतने का माल बेचा, इतने का खरीदा, बचा जो उसने सरकार को जमा कराया। सो जो जमा हो रहा है वो बेसिकली 10-20% का गैप होता है। क्योंकि मैं अगर 100 का माल बेचता हूँ तो वापस 70-80 का खरीद भी देता हूँ, जिसपे मुझे जीएसटी इनपुट मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जीएसटी इनपुट या जीएसटी कलेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो कितना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ रहा है। अगर आप वो पिछले 10 महीने का, 12 महीने का आंकड़ा देखेंगे तो डेफिनेटली वो बढ़ रहा है। वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। हम गैजेट्स में, हम घूमने फिरने में, हम एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो जब पैसा मार्केट में निकलता तो वो पैसा घूमता है। सो इकोनॉमी बाय डिफ़ॉल्ट अब जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे फंडामेंटली कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि चाहे सरकारी रीज़न समझो आप, चाहे आप उसको देश की जियोग्राफी या इकोनॉमी का रीज़न समझो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि वाई डोंट यू गो अब्रॉड फॉर योर बिजनेस, वाई डोंट यू एंटरटेन इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वाई डोंट यू मार्केट योर बिजनेस टू द इंटरनेशनल क्लाइंट। वहाँ बहुत पैसा है, मतलब 140 करोड़ लोग हैं, इनसे तो निपटो। आप जस्ट इमेजिन करो, आप श्रीलंका में रह रहे होते तो आपके पास बेचने के लिए आपके लोग ही नहीं है। आपको कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके आपको बाहर देश में जाके बेचना पड़ेगा, दूसरे देशों में। तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम वाले जो लोग हैं उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। हमारे गैजेट्स के शौक बढ़ रहे हैं, हमारा घूमने फिरने का, खाने पीने का, फैशन का, सबका एक्सपेंस करने का तरीका बदल रहा है। सो ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आईपीओस के बबल को आप देश की इकोनॉमी से कभी ना जोड़ें, यही हमेशा एक मतलब एक समझदार आदमी आपको हमेशा सजा देगा।